हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, आप सब ने देखा कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ। आखिरी आधे घंटे में मार्केट में तबाही हमें देखने को मिली और 200 पॉइंट आधे घंटे के अंदर निफ्टी गिर गया। टोटल 300 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन असली सरप्राइज हमें तब मिला जब FII का डेटा आया और जो फिगर्स आई वो माइंड बॉगलिंग थी। 21,000 करोड़ की हमें फिगर देखने को मिली। उसके बाद हमने देखा न्यूज़ में और सोशल मीडिया पे हर जगह ये नैरेटिव हमें देखने को मिला कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये MSCI की रिबैलेंसिंग की वजह से हुआ है, जो कि सच भी है। लेकिन क्या ये MSCI की रिबैलेंसिंग 21,000 करोड़ की सेलिंग को जस्टिफाई करता है? क्या है इसकी असली कहानी? और इससे पहले भी रिबैलेंसेस हुए हैं, तो क्या उस वक्त भी ऐसा फॉल हुआ था? क्या हुआ था उस वक्त, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस रीबैलेंस की वजह से अगर आप देखिए सो ज़्यादा से ज़्यादा $1 बिलियन का आउटफ्लो होना चाहिए था, लेकिन जो फिगर्स हैं FI सेलिंग की वो तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी क्या कहानी है? और जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो ये है कि जिन स्टॉक्स में फिगर आ रही हैं कि जिसमें आउटफ्लो हुआ, जिन्हें MSCI इंडेक्स से निकाला गया, वो तो निफ्टी का पार्ट भी नहीं है। तो फिर इतनी निफ्टी में गिरावट क्यों हुई? तो इस सबको हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं, डेटा के साथ करने वाले हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम परियों की कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। हम डेटा के बेसिस पर जो सही फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, क्या हुआ मंडे के दिन, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, ये बात सही है कि MSCI इंडेक्स में रिबैलेंसिंग हुई है। तो MSCI के काफ़ी सारे इंडेक्स होते हैं, तो उसमें से जो MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसमें इंडिया का वेट चेंज हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। तो जब भी ऐसे रिबैलेंसेस होते हैं तो आखिरी आधे घंटे में मार्केट क्लोज होने से पहले एक साथ डंपिंग किया जाता है। जब डंप किया जाता है और वहाँ पर बायर्स तैयार रहते हैं खरीदने के लिए, तो प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। लेकिन जब बायर्स नहीं रहते हैं या जिस प्राइस पर वो बेच रहे हैं उस प्राइस पर वो खरीदने को तैयार नहीं होता है, तो फिर मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें सो 4-5 स्टॉक्स ऐड हुए हैं इस इंडेक्स में, MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में। उसमें फेडरल बैंक है, MCX है, नाल्को है, इंडियन बैंक है। तो ये तो ऐड भी हुए, तो ऐसा नहीं है कि हटे ही हटे, ऐड हुए। तो इसमें 13,000 करोड़ का इनफ्लो भी आया और Hyundai, जुबिलेंट फूड, कल्याण ज्वेलर्स और RVNL इनको निकाला गया। तो करीब 700,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ। सो नेट नेट अगर आप इस रीबैलेंसिंग को देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो इस इंडेक्स में इंडिया का वेटेज है वो डाउन हो गया। कितना डाउन हो गया? 12.4 से 12.3% हो गया। अब आप बोलेंगे यार इसमें क्या टेंशन की बात है, ये तो बहुत छोटा सा डिप है, तो इसमें इतने परेशानी की क्या बात है? भाई साहब, ये मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स है। दुनिया भर के बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इसको ट्रैक करते हैं और इसके ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। पूरे दुनिया का पैसा इन इंडेक्स में जाता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। सो उन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के छोटे मोटे छींटे जो है ना, वो 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं। ओके, सो हुआ क्या कि ये तो जो आउटफ्लो हुआ, ये तो इंडेक्स के बड़े पार्ट भी नहीं थे निफ्टी के। सो जब वेटेज घटा 12.4% से 12.3% हुआ, सो कहीं ना कहीं इसमें सेल ऑफ होना था। तो किन स्टॉक्स में सेल ऑफ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो बजाज फाइनेंस में करीब $204 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। ओके, और आप शेयर प्राइस अगर देखेंगे बजाज फाइनेंस का तो 2.35% डाउन है। HUL में 194 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, 1.7% डाउन है। TCS में 140 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, और अगर आप TCS का चार्ट देखेंगे ना, वो आधे घंटे में ही गिरा है मेजरली।
दिन में तो वो ग्रीन भी था, सो ये भी नेगेटिव में क्लोज हुआ। इन्फोसिस थ्रू आउट द डे ये ग्रीन में था, आखिरी आधे घंटे में गिरा, तो इसमें से 125 मिलियन निकले हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में से भी 125 मिलियन निकले हैं और ये भी 1.15% में डाल। तो ये जो स्टॉक्स हैं ये हैवी वेट्स हैं इंडेक्स के, और आधे घंटे के अंदर इसमें सेल ऑफ हुआ है, तो इतना आउट गो। अब इसके अलावा ONGC, M&M, नेस्ले, इन तीनों से भी करीब 100 मिलियन प्लस से ज़्यादा निकले। सो जो खबर आ रही है MSCI में इतने आए इतने गए, उसके अलावा जो वेटेज गिरा है ना, वो उसने ज़्यादा नुकसान किया है और उसकी वजह से सेल ऑफ हुआ है। अब ये जो वेटेज क्यों डाउन हुआ है, तो इसकी कहानी भी आपको समझनी चाहिए कि इसलिए डाउन हुआ है क्योंकि इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है। इंडिया में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। क्या आगे ये और डाउन होगा? जी हाँ, इसकी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और होगा। तो ऐसे एपिसोड्स आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने मज़े लिए कि वेटेज बढ़ा क्योंकि हमारे मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, अब उसका रिवर्स हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे और भी एपिसोड हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसके अलावा मार्केट में क्या प्रॉब्लम आई, ये देखिए, जब भी आप आधे घंटे 1 घंटे में इतना सारा सेलिंग करते हैं तो लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है। मार्केट मेकर्स जो भी होते हैं वो भी माल नहीं बेच पाते हैं क्योंकि इतने सारी अचानक से सेलिंग करनी होती है। सो एक तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो प्राइजेस ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं। और अगर आप देखें तो अभी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है, तो आर्बिट्रेजर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग डेस्क वाले होते हैं, वो भी अपनी पोजीशंस को कट करना शुरू करते हैं क्योंकि इतने तेज़ी से गिरता हुआ मार्केट कोई देखना नहीं चाहता। साथ में एल्गो ट्रेडिंग, ऑटो ट्रेडिंग होती है, उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं, तो वो सारा कुछ ट्रिगर होते जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कैओस, मैं कहूँगा ई ट्रेडिंग कैओस भी मार्केट में देखने को मिला। उसने भी जो है कंट्रीब्यूट किया इस कैओस में। अब एक और इसका एस्पेक्ट क्या होता है कि जब आप इस तरीके से मार्केट गिर रहा है तो जिन्हें मंडे ट्यूसडे एग्जिट करना था वो भी बोलते यार जो हाथ में आ रहा है प्रॉफिट करके निकाल लो, तो वो इम्पैक्ट देखने को मिला। अब तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेलिंग हुई 21,000 करोड़ की, ये सिर्फ रीबैलेंसिंग नहीं था। रीबैलेंसिंग तो एक्चुअली छोटा पोर्शन था। तो इसके अलावा क्या हुआ इसको थोड़ी देर में हम समझेंगे। लेकिन और क्या फैक्टर्स थे इस सेल ऑफ के? MSCI के अलावा क्या कुछ और था? क्या ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बस ये तो MSCI रीबैलेंसिंग हो गई इसलिए मार्केट गिर गया? तो और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ईरान US को डील को देख रहे हैं हम, उसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्या होगा नहीं होगा, आगे हम इसके बारे में थोड़ा और भी बात करेंगे। मॉनसून की रिपोर्ट आई कि डेफिसिट होगा, करीब 90% मॉनसून होगा तो 10% का डेफिसिट होगा, और साथ में सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। तो ये सारे फैक्टर्स ने टोटली मार्केट को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है यार ये तो कोई बात नहीं, रीबैलेंसिंग हुई थी तो हो गया, लेकिन पास्ट में भी तो रीबैलेंसिंग हुई थी, उस वक्त क्या हुआ था आइए समझते हैं। तो देखिए, नवंबर में जो रीबैलेंसिंग हुई थी उसमें इनफ्लो आया था 1.2 बिलियन डॉलर्स का, क्योंकि कुछ स्टॉक्स निकले थे। हर रिबैलेंसिंग में ये होता है, कुछ निकलते हैं कुछ आते हैं, तो नेट इनफ्लो आया था। मई में भी नेट इनफ्लो आया था। तो अब ये नया साइकिल शुरू हो गया है कि ग्लोबल लेवल पर इंडियन स्टॉक्स के वेटेज को घटाया जा रहा है। तो अगर आगे सिचुएशन नहीं संभलती है तो हमें ऐसे एपिसोड्स आगे भी देखने को मिलेंगे। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि 21,000 करोड़ के सेलिंग का फिगर कहाँ से आया, क्या इसमें हुआ? सो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने वाली बात है कि मैंने आपको डेटा दिखाया, डेटा के बेसिस पर आप समझ गए कि सिर्फ ये रिबैलेंसिंग की कहानी नहीं है। सो बड़े ग्लोबल फंड मैनेजर्स ने भी सेलिंग की है, अच्छी खासी की है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा की है, तभी इतनी बड़ी फिगर आई है। और उसकी क्या वजह है इसको भी हम समझेंगे। सो
इस भ्रम में मत रहिए कि ये सेलिंग सिर्फ MSCI की वजह से हुई है, बाकी सब तो ठीक है हमारे यहाँ। जी नहीं, ये जेन्युइन FIIs की सेलिंग की गई है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। अब क्यों की गई है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या है उनको डर? तो देखिए, पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि मॉनसून डेफिसिट की न्यूज़ आई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मॉनसून अगर ख़राब होता है रूरल इकॉनमी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो कंजम्पशन को भी इम्पैक्ट करता है। ओके, टू व्हीलर सेल्स हो गए, FMCG हो गया, इन सबको इम्पैक्ट करेगा। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। दूसरी चीज़, अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट आई है, मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 28 मई को पब्लिश किया। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 4 से 5 दिन का तेल बचा हुआ है। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके गूगल में चेक कर लीजिए। 4 से 5 दिन का तेल बचा हुआ है, विच इज़ अ बिग रिस्क। और उन्होंने रिकमेंड किया है कि इंडिया को रिजर्व्स बनाने चाहिए, क्रूड का, फर्टिलाइज़र का, रेयर अर्थ का, और मेडिकल इक्विपमेंट की भी बात कर रहे हैं कि आगे इसकी किल्लत आ सकती है। सो अर्नस्ट एंड यंग भी एक रेपुटेड फर्म है, पूरे दुनिया में उसको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, और उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक ये रिपोर्ट दी है। अब आप इसे भी खारिज कर देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये तो जी सोरोस फंडेड है, ये तो बेकार है, चलो ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी नहीं मानते। अब फिनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, सैटरडे को आई है, फिनेंस मिनिस्टर, इंडियन फिनेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट आई है। ओके, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कंजम्पशन डिमांड गिरने वाली है, हेडविंड्स टू कंजम्पशन डिमांड। ओके, दूसरा वो कह रहे हैं इनपुट कॉस्ट बढ़ने के साइंस दिख रहे हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। अभी बढ़ा नहीं है, आगे बढ़ाएगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में वो कह रहे हैं। डेफिसिट मॉनसून कुड क्रिएट फूड इन्फ्लेशन। मॉनसून डेफिसिट होगा, फूड प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट होगा, तो जब सप्लाई कम होगी प्राइजेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये उनका कहना है। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी यही कह रही है, अर्नस्ट एंड यंग भी कह रहे हैं, और ये तो अभी कह रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा है इस रिपोर्ट में, जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उन्होंने उसमें कहा है कॉल फॉर मॉनेटरी, फिस्कल एंड स्ट्रक्चरल पॉलिसी। सो आई एम ग्लैड कि इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है। अभी लास्ट वीक के संडे के वीडियो में हमने आपसे कहा था कि स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो ये एक हफ्ते ये लेट हैं। इनफैक्ट ये काम तो 1.5-2 महीने पहले ही, जब लड़ाई शुरू हुई और लगा कि लंबी चलेगी, तभी करना चाहिए। विजन जो होता है ना, विजन ये होता है कि आप आने वाली चीज़ों को देख लेते हैं। विजन वो नहीं होता है कि आज जो हो रहा है आप उसे देखकर उस पर रिएक्ट कर रहे हो। सो आई होप कि इसमें कुछ होगा। सो ये जो 2 रिपोर्ट्स आई हैं, ये संकट को बता रहा है। संकट है, आएगा, इसके बारे में गवर्नमेंट ने भी कहा है, आपको भी पता, सबको पता है, लेकिन कई लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। सो इन 2 रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि ग्लोबल फंड मैनेजर्स ने कट किया है। और देखिए दोस्तों, वेटेज कम होना कंट्री का इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि एक ग्लोबल फंड ने इंडिया के वेटेज को कम किया है, सो बाकी लोग भी, बाकी फंड मैनेजर्स भी उसको फॉलो करेंगे। ओके, अब चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं। सो मार्केट में अभी ट्रिगर क्या है? व्हाट आर द 2 की ट्रिगर्स? सो पहली चीज़ तो ये कि जो ये STT, LD, GC की बात हो रही है, काफ़ी सारा चैटर है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये सिर्फ एक बाज़ार में फैलाई हुई खबर है, क्योंकि अब तक कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट आ जाना चाहिए था गवर्नमेंट सोर्सेज से। कोई भी ऑफिशियल अभी तक साइन नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी दिन सरप्राइज़ हमें दे दें,
डिफरेंट स्टोरी। बट सो फार अभी ऐसे साइंस नहीं दिख रहे। हालांकि फिनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ करिए, सो क्या वो करेंगे देखना। आज के डेट में मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे कहीं ऑफिशियली कोई क्लूज ऐसे नहीं मिले। ओके। और दूसरा है ईरान वॉर। अब ईरान वॉर को लेकर भी ज़बरदस्त कन्फ्यूजन बना हुआ है। एक तरफ काफ़ी एडवांस स्टेज पर बातचीत पहुंचती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ फ्रेश टेंशन बिल्डअप भी हो रहा है। अगर आप क्रूड को देखेंगे, क्रूड के सिग्नल्स तो हमें यही देखने को मिल रहे हैं कि कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। विक्स में भी ड्रॉप देखने को मिला है। तो क्या मार्केट को पता है कि कुछ होने वाला है डील? मैं नहीं कह सकता। अभी तक दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। फ्रेश एस्केलेशन भी देखने को मिल रहा है और एडवांस स्टेज पर बातचीत होती हुई भी दिख रही है, जिसमें न्यूक्लियर को लेकर, ईरानियन एसिड्स को अनफ्रीज करने को लेकर, सब चीज़ को लेकर बातचीत हो रही है। खबरें ऐसी भी है कि ईरान पाकिस्तान के थ्रू लैंड ट्रेन के थ्रू ऑयल भी बेचना शुरू कर दिया और वो चाइना में जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में नहीं आ रहा है। सो कहीं भी सिचुएशन जा सकती है। एसटीटी एलटीजीसी को लेकर क्या होगा, ये भी एक सस्पेंस है। इसकी भी खबर कुछ आ सकती है तो कुछ मार्केट में होप जनरेट हो सकती है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट पॉलिसी आने वाली है आरबीआई की, अभी फिनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ हमें रिकमेंडेशंस दिए हैं, क्या उसमें से कुछ फॉलो होगा, ये भी एक कहानी बनती है। तो ये 3 ट्रिगर हमारे पास हैं और यही मार्केट को बचा सकते हैं। अगर इन तीनों में से कुछ भी पॉजिटिव हो जाता है सो मार्केट को थोड़ा एक संभलने का मौका मिलेगा, अदरवाइज वी आर इन डीप ट्रबल। ओके। अब अगर मार्केट के डेटा की बात करें सो अगर हम पिछले महीने की एक्सपायरी, ये जो जून एक्सपायरी की बात करें, सॉरी मई एक्सपायरी की अगर हम बात करें सो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती हुई हमें दिख रही थी डेटा में, क्योंकि एक वॉर का ब्रेक थ्रू निकलता हुआ दिख रहा था। बट अब लग रहा है कि एफआईज़र फिर से दे आर बिल्डिंग शॉर्ट्स। तो एक्सपायरी डे के दिन उन्होंने काफ़ी शॉर्ट्स कट किए थे। इंडेक्स शॉर्ट्स की अगर बात करें तो 1.53 लाख उनके नेट शॉर्ट्स थे। अब वो वापस से बढ़ा रहे। पिछले 3 दिनों में, 2 दिनों में अगर आप देखें तो 1.53 लाख से उनके शॉर्ट्स 2.01 लाख बन गए हैं, यानी कि करीब करीब 47,000 शॉर्ट्स उन्होंने ऐड किए। हालांकि ये जो पीक था 21 मई को पीक था 2.3 लाख, उससे कम है, अभी तक पीक नहीं पहुंचा है। और ये बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स वो धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। तो एक्सपायरी में काटे और उसके बाद अब धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। लेकिन 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 2 दिन में ऐड होना कोई देखिए छोटी मोटी बात नहीं है। तो लग तो नहीं रहा है कि वो सेलिंग रोकने वाले हैं। एक जो छोटी सी होप हमें दिख रही है डेटा में कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो में ना मार्जिनल डिप देखने को मिला है 0.98 से 0.94, जबकि निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा डिप देखने को मिला है, विच कुड बी रिलेटेड टू फ्राइडेज फॉल। बट ये एक अच्छी चीज़ है कि बैंक निफ्टी में ज़्यादा पीसीआर डिप नहीं देखने को मिल रहा है। और इसका एक वजह ये हो सकता है कि कुछ आरबीआई की पॉलिसी कुछ आ सकती है, मुझे नहीं पता। मुझे डेटा देख के लग रहा है कि कुछ तो मार्केट को होप है। अगर हम पिछले हफ्ते की, इस हफ्ते की अगर हम देखें सेलिंग की, ज़्यादातर सेक्टर्स में अच्छी खासी सेलिंग हुई है। बट आईटी, पीएसयू एंड रियल्टी, इसमें मार्जिनल बाइंग हुई है। अगर फ्राइडे के दिन भी आप देखें सारे आईटी स्टॉक्स अप थे, आखिरी आधे घंटे में गिरे। सो आईटी में कुछ बाइंग हो सकती है। उसकी वजह कि अब जो एआई को लेके एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनता हुआ दिख रहा है, इसका वो साइड इफेक्ट हो सकता है। सो अगर हम लेवल्स की बात करें सो अब 23,780 ये अब हमारा नियर टर्म का टॉप बन गया है। इससे ऊपर ही
हमें लॉन्ग जाने का कोई सीन बनेगा। जब तक इससे नीचे हैं लॉन्ग जाने का कोई सीन नहीं है, हमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है फ्राइडे की सेलिंग के और क्या रीज़न्स हो सकते हैं, और क्या MSCI की कहानी हमें थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।